आज हम करने वाले हैं स्टेप्स टू डिज़ाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं स्टेप्स को। तो ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे हम स्टेप्स को। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं डिज़ाइन का, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो सबसे पहले ओवरऑल डायमेंशंस निकालते हैं बीम की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है ओवरऑल डायमेंशंस। ठीक है, ओवरऑल डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ें आती है, आपकी विड्थ होती है, आपकी डेप्थ होती है, आपकी ओवरऑल डेप्थ होती है। तो ओवरऑल डेप्थ जो है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो ये आप निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे, तो AST। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है वो क्रूशियल स्टेप होता है। उसमें क्या करता है कि हम बीम को चेक करते हैं। ठीक है, टू चेक द बीम अगेंस्ट शियर, शियर के लिए वो सेफ है। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ उसमें प्रॉपर दी हुई है, डिफ्लेक्शन के लिए ठीक है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील दिया है उसमें या नहीं दिया है, ठीक है, या मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं दिया है। तो ये चेक लगाते हैं लास्ट में हम। ठीक है, तो ये आता है टू चेक द बीम बीम फॉर या अगेंस्ट shear development length deflection and minimum area of steel। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो ये तीन ही स्टेप है। ठीक है, बट ये ब्रॉडली है। अब इसमें इन डेप्थ में जाएंगे हम, एक एक चीज किस तरह से निकलेगी, डेप्थ किस तरह से निकलेगी, ठीक है, विड्थ किस तरह से निकलेगी, स्पैन किस तरह से निकलेगा, उसके बाद एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे निकलेगा, शियर स्टीरअप्स लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये तो आता है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। इसमें मैं चलो लिख भी देते हैं हम। ठीक है, तो ब्रॉडली क्लासिफाइड, तो ये जो स्टेप्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये ब्रॉडली क्लासिफाइड तीन पार्ट्स में है ओनली। आपको लगेगा तीन स्टेप्स हैं, बट ये आगे बहुत स्टेप्स हैं। अब ये तीन स्टेप्स में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होगा कि अब जितने भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपको ये पता लग जाएगा कि ये स्टेप, इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशंस निकाल रहे हैं, या ये स्टेप जो है वो एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के लिए, टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालने के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर हम चेक लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं स्टेप को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स में हम करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है आपका वो आता है डायमेंशंस निकालना। तो डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे, पहले तो अप्रोक्सीमेट डायमेंशन अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई बीम आपके पास बोला है कि आप बीम डिजाइन करो, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले देखो, आपको सारा कुछ डिजाइन करने के लिए, एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए मोमेंट चाहिए होगा। मोमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसकी डायमेंशन तो ज़रूरी चाहिए होगी, क्योंकि उसको मोमेंट कहाँ से निकलेगा, वेट से निकलेगा। वेट के लिए आपके पास उसकी डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो इसकी डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन इसकी। तो जैसे ओवरऑल डेप्थ होगी
अज्यूम कर लेंगे 1/10 ले लेंगे टू 1/8 ले लेंगे ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन आपकी 1/10 से लेकर 1/8 तक क्लियर स्पैन के ये ले सकते हैं हम। तो विड्थ जो होगी, विड्थ होगी, फिर ओवरऑल जो डेप्थ निकली ना उससे आपकी विड्थ निकलेगी, तो हाफ से लेकर 2/3 टाइम्स डी। इनके बीच में आप क्या ले सकते हैं, विड्थ ले सकते हैं, विड्थ की वैल्यू ले सकते हैं। तो दो चीजें ये आपकी क्लियर होगी, ये दो चीजें आप अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ और विड्थ। फिर स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या है, अब हम डायमेंशंस पे ही चले हैं। तो डायमेंशन में एक आपकी डायमेंशन क्या होती है, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन जो है आपको पता है कि किस तरह से निकालते हैं। दो चीजों का मिनिमम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एल जो है वो या तो सेंटर टू सेंटर ऑफ बेयरिंग लेंगे। ठीक है, तो क्लियर स्पैन ये है आपका क्लियर स्पैन, प्लस बेयरिंग जो दी है उसका हाफ, प्लस दूसरी साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की बेयरिंग उनका हाफ, दोनों का ऐड करेंगे। अब ये अलग अलग इसलिए लिखते हैं 2 टाइम्स। आप सोच रहे हो 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा है इसको, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ की बेयरिंग आपकी जो है वो ज्यादा थिक हो। ठीक है, एक तरफ की बेयरिंग जो है आपकी इतनी थिक ना हो। ठीक है, अब ऐसे केस कहाँ आ सकते हैं कि आपके जैसे एक 2 ब्रिक थिक वॉल है और एक 1.5 ब्रिक थिक वॉल है, उनके ऊपर एक बीम बनानी है। तो उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, बेयरिंग जो हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आपका जो स्पैन है इफेक्टिव स्पैन वो भी आपका अलग हो जाता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरा आता है आपका इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पैन। तो एल क्लियर स्पैन वही रह गया और इफेक्टिव डेप्थ जो है डी। तो यहां से इन दो में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दो में से मिनिमम वैल्यू दैट विल बी टेकन एज इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो यहां से हम इफेक्टिव स्पैन निकलेंगे। अब आप ये ध्यान रखना कि ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया है उसमें हम कहां पहुंचे, अभी ओवरऑल डायमेंशंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा मकसद है, अब डायमेंशंस हमारा खत्म हो गया, ये स्टेप ओवरऑल 2 स्टेप में एक कवर हो गया ये हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए। अब देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा रफली आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूँ। देखो, हम देखते हैं कि एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैसे निकलता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील कहाँ से निकलेगा, AST निकालना है मुझे। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन किए थे हमने जहाँ एरिया ऑफ स्टील निकाला था, तो मैंने आपको बताया था कि MU को इक्वेट करना है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट से। देखो, ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो MU लिमिटिंग पहले तो हमने चेक किया था कि ओवर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इक्वेट कर दिया था, ये देखो, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट से, और यहां से फिर इक्वेशन बनी थी, उससे एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो था उसमें AST मैक्सिमम की वैल्यू डाली थी, और हमने क्या किया, इसको यूज कर लिया था, मतलब दोनों मोमेंट को इक्वेट किया था, एक तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें अल्टीमेट वाला उसको इक्वेट किया था। तो वहां से हमने क्या निकाल दिया था, आपका एरिया ऑफ स्टील। तो अब ये पता लग गया कि MU लिमिटिंग और आपका बेंडिंग मोमेंट चाहिए, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो दोनों चीजों की बात करेंगे। MU लिमिटिंग का फॉर्मूला, एक्चुअली ये जो बीम हम डिजाइन करेंगे, ये बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे 0.148 FC के BD² या फिर 0.138 FC के BD² या फिर 0.133 FC के BD²।
तो ये वाला होता है आपका 250 के लिए, ये होता है 415 के लिए, और ये होता है 500 के लिए। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, याद होगा आपको, हमने ये फॉर्मूला निकाला 0.36 FCK XU इंटू बी ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। अब XU की जो मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं ना हम इसमें, तो आपके पास ये बन जाता है, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। FCK और BD स्क्वायर में, समझ गए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसके साथ हम इक्वेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है, जो उसका फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा। तो देखो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, FCK की वैल्यू दी होगी, B हमने निकाल दिया है, D हमने निकाल दिया, तो ये तो चीज क्लियर होगी, यानी ये चीज हमारे पास आ गई। दूसरी बात करते हैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमने क्या करना है, MU लिमिटिंग को इक्वेट करना है, ठीक है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या, फैक्टर का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेंडिंग मोमेंट को, और बेंडिंग मोमेंट निकालनी है अगर सिंपली सपोर्टेड की, तो वो क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, यानी 1.5 टाइम्स WL²/8, और W निकालना पड़ेगा। अब W क्या है, वेट है, तो W कैसे निकलेगा, एक तो डेड वेट, टोटल डेड लोड उसका, और प्लस उसका लाइव लोड। तो प्लानिंग समझ रहे हो, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, क्या करना है मुझे, और रिवर्स में चलना पड़ेगा फिर उसके। तो देखो हमने प्लानिंग कहाँ से की, पहले तो हमें डायमेंशन चाहिए, चलो ठीक है डायमेंशन निकाल दी। दूसरा है एरिया ऑफ स्टील चाहिए, एरिया ऑफ स्टील कहाँ से निकलेगा, जब हम मोमेंट इक्वेट करेंगे, मोमेंट MU लिमिटिंग को इक्वेट करेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट से। अब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU लिमिटिंग तो हमें पता है कि ग्रेड दी होगी स्टील की, तो वहां से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 250 के लिए 0.148 FCK BD स्क्वायर, ठीक है, 415 के लिए 0.138 FCK BD स्क्वायर, और 500 के लिए 0.133 FCK BD स्क्वायर। ये तो हो जाएगा MU लिमिटिंग। तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी। अब राइट वाली वैल्यू इक्वेट करनी है, तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें लोड की वैल्यू देखनी है। अब लोड क्या है, ठीक है, तो लोड मतलब जो आपका फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा WL²/8, और W क्या होगा इसमें, डेड लोड प्लस लाइव। अब क्या होगा कि ये दो चीजें आ गई ना, अब यहां से हमें डेप्थ निकल जाएगी, ये जो D है ना, ये वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो हमने क्या किया, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन तो नहीं बन गया, समझिए। तो MU लिमिटिंग वाले से इसकी वैल्यू कम ही रहनी चाहिए, समझ गए। D जो है, D कैलकुलेटेड शुड बी लेस देन D अज्यूम्ड। यहां से आपके पास एक चेक लगाएंगे पहले हम कि ओवर इन्फोर्स तो नहीं है कहीं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, समझ गए। तो यहां से एक तो ये जब हमने इक्वेट किया, यहां से वैल्यू क्या आई, D की वैल्यू आई, ठीक है, यहां से वैल्यू आई D की। देखो ये क्या लगाया हमने, 0.138 FCK BD स्क्वायर, इसको इक्वेट किया WU L²/8। यहाँ से ना ये D की वैल्यू दे दी हमें इसने, तो D से हमें ये पता लग गया कि कहीं ये सेक्शन ओवर रेनफोर्स तो नहीं है। अगर आपका D जो है कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आ गया D अज्यूम के, D अज्यूम कौन सा होगा, जो आपने यहाँ पे अज्यूम किया, देखो यहाँ पे अज्यूम किया है, ओवरऑल डेप्थ, यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकलेगी जो, ठीक है। तो ये स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ है ना ये, तो ये ऐसा हो गया, तो ये आपका रीडिजाइन होगा। और अगर ये D कैलकुलेटेड यहां से इस फॉर्मूले से जो D कैलकुलेटेड है वो लेस देन आ गया D अज्यूम्ड से, या इक्वल टू भी आ गया, ठीक है, देन फर्दर प्रोसीडिंग, देन ओके। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम इसको पहले चेक करेंगे कि कहीं ये ओवर रेनफोर्स तो नहीं हो गया, तो हम इसका एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे एज अ बैलेंस्ड सेक्शन से। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन, तो 0.87 FY EST इज इक्वल टू 0.36 FCK, ठीक है, XU max into B।
ये करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम AST की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये तो ओवरऑल बता रहा था। अब मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। आपको ओवरऑल व्यू पता लग गया कि कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज निकाल रहे हैं हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ओवरलुक बताने के लिए था मुझे, क्योंकि मैंने ओवरव्यू में जो आपको ये बताया ना कि एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, उसके लिए हम ये जितने भी स्टेप बता रहा हूं मैं, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये उसके लिए करेंगे हम। तो जैसे स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 होगा आपका लोड कैलकुलेट करने। ठीक है, क्यों लोड क्यों कैलकुलेट करना हमने, क्योंकि फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो पहले कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड, डिजाइन लोड। ओके, ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल लोड कितना होगा आपके पास, ये होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब डेड लोड क्या है, उसका सेल्फ वेट, जो सेल्फ वेट है उसके हिसाब से आप निकालेंगे डेड लोड। और लाइव लोड क्या है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि इतना किलो न्यूटन पर मीटर जो है इसके ऊपर लाइव लोड आ रहा है। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इन दोनों की यूनिट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए, आप तभी इसको ऐड करोगे। मान लो आपने डेड लोड निकाला किलो न्यूटन में और लाइव लोड दिया है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इसको ऐड करोगे देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम। ओके, तो आपने इस तरह से प्रोसीड करना है आगे। फिर अगर आप डेड लोड की बात करते हैं, हम डेड लोड देखते हैं, डेड लोड कैसे निकालेंगे। तो लोड निकालने के लिए क्या, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये है ना, जैसे हमने किलो न्यूटन मीटर में निकालते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में। तो अब क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होती है उसकी, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये पता है हमें आरसीसी की डेंसिटी जो होती है वो इतनी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, इसका यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, उसका डेड लोड निकालने के लिए। ठीक है, तो पर मीटर में निकालना है हमें, क्योंकि लाइव लोड जो दिया होगा आपका वो पर मीटर में होगा दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो, विड्थ मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25,000 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसका डेड लोड। अब इसको फैक्टर्ड बनाना है, तो इसको बनाना है फैक्टर्ड यूडीएल। ठीक है, तो इसको बनाना है फैक्टर्ड यूडीएल। तो ये जो टोटल लोड निकाला होगा आपने W, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5 से, तो ये फैक्टर्ड लोड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो इस स्टेप में क्या किया हमने, फैक्टर्ड डिजाइन लोड निकाला। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड, पहले इफेक्टिव स्पैन निकाला, फिर इसमें क्या किया, कैलकुलेशन फैक्टर्ड डिजाइन लोड। अब आपको पता है कि लोड निकाला, लोड किस चीज के लिए निकाला था, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, स्टेप 4 करते हैं। अभी तक स्टेप क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे MU से, तो MU हो जाएगा आपके पास। अब सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं ना हम, ये जो बीम है ये डिजाइन कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केस के लिए आपका क्या रहेगा, जो WU ये निकाला है हमने, WU यहाँ से ये निकाला ना 1.5 टाइम्स ऑफ W। ठीक है, फैक्टर्ड यूडीएल, तो ये WU मल्टीप्लाई बाय L² अपॉन 8। L क्या है इसमें, कौन सा स्पैन है ये, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, क्लियर स्पैन नहीं लेना या ओवरऑल स्पैन नहीं लेना, ये इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो MU निकल जाएगा यहाँ से आपका W × L²
1/8। ठीक है, स्टेप 4। स्टेप 3 किया हमने स्टेप 4 के लिए, और स्टेप 4 कर रहे हैं हम इक्वेट करने के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि कहीं वो ओवर एनफोर्स्ड तो नहीं है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो पहले वाले में अंडरलाइन नहीं किया हमने, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेप 4 आ गया, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 है आपका डिजाइन बीम एज बैलेंस सेक्शन। डिजाइन बीम एज बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, तो हम देखो ओवर एनफोर्स्ड, अंडर एनफोर्स्ड मोमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से निकालते थे। यहाँ देखो हमने ये क्वेश्चन किया था। हाँ, हमने देखो यहाँ से निकाला था ना। हम क्या देखो, अगर मोमेंट के हिसाब से हमें निकालना हो कि अंडर एनफोर्स्ड है, ओवर एनफोर्स्ड है, या फिर बैलेंस्ड है, यहाँ पे बैलेंस भी ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट अगर इक्वल टू हो जाती है एम यू लिमिटिंग के ना, देन इट विल बी बैलेंस्ड। हमने निकाला फैक्टर बेंडिंग मोमेंट लेस है एम यू लिमिटिंग से, तो अंडर एनफोर्स्ड है, ग्रेटर देन है तो ओवर एनफोर्स्ड है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर लेस देन हो या फिर इक्वल हो, हम दोनों में से चाहते हैं, तो हम बैलेंस सेक्शन यूज करते हैं कि भाई इसको डिजाइन करेंगे हम एज अ बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एम यू लिमिटिंग, ये होगा बैलेंस सेक्शन के लिए। अब दोबारा से आ जाते हैं इसी पे ही। ठीक है, तो हमें पता लग गया एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू आपका जो एम यू है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो बैलेंस सेक्शन हमने इसको बनाया। ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम एज बैलेंस सेक्शन। तो एक चीज अब आपको यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि अब अगर ये कंडीशन होगी तो एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिटिंग, ये लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एम यू हमने निकाला है, एम यू लिमिटिंग क्या होगा, 0.148 FC के BD स्क्वायर होता है, ये होता है Fe250 के लिए। MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर होता है Fe415 के लिए, और MU लिमिटिंग 0.133 FC के BD स्क्वायर, ये होता है आपका Fe500 के लिए। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग ग्रेड्स के लिए आपका अलग अलग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब मैक्सिमम इतना ही लिमिट कर सकती है आपकी बीम बेंडिंग के अगेंस्ट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है उसके रेजिस्टेंस जो है ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे आपका जो प्रीवियस स्टेप में आपके पास आया है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वहां से आ जाएगी आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, बाय इक्वेटिंग MU एंड MU लिमिटिंग। ओके, MU एंड MU लिमिटिंग को हम जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी D। अब वो D हमने कंपेयर करना है, वो जो D कैलकुलेटेड है यहां से आएगा। ठीक है, वो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू D अज्यूम्ड। ठीक है, डेप्थ जो है वो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए,
अब सोचो डेप्थ जो है ये ज्यादा बढ़ गई, ये चीज ज्यादा बढ़ गई, बी डी स्क्वायर में डी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब डी नहीं होना चाहिए आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, डी कैलकुलेटेड लेस देन प्रोसीड फर्दर, देन ओके। इफ डी कैलकुलेटेड greater than D assumed, then redesign। अब रीडिजाइन का मतलब क्या है? अब रीडिजाइन क्या है, अगर मैं आपको इसमें रीडिजाइन का मतलब है, रीडिजाइन मींस आपको उसकी जो डायमेंशंस है वो दोबारा से कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज डायमेंशंस। इंक्रीज डायमेंशंस इन स्टेप 1, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट चेक स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, स्टेप न है कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, बस ये है आपका मेन स्टेप। ठीक है, अब एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमें पता है कि हमने अज्यूम क्या किया है, आपका बीम किस तरह से है, आपका बीम क्या है, बैलेंस्ड सेक्शन है। तो आपको पता है जब बैलेंस सेक्शन होता है तो उसमें जो टेंसाइल जोन में जितने भी स्ट्रेसेस आते हैं और जितनी भी फोर्सेस आती है, दैट इज इक्वल टू आपका कंप्रेसिव जोन में जितनी आपकी फोर्सेस आती है। तो फोर्सेस इन टेंसाइल जोन में क्या होता है और कंप्रेसिव जोन में, वो हम स्टडी कर चुके। देखो अब कंप्रेसिव जोन में अगर मैं बात करूं, आपकी कितनी फोर्स आती है, ठीक है, तो वो आएगा देखो 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी। अब ये XU ना हमने देखना है मैक्सिमम वाला, ठीक है, मैक्सिमम डालना है इसमें। अब वो इक्वेट करना है 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से AST की वैल्यू निकलेगी आपकी 0.36 FCK इंटू XU मैक्स इंटू B अपॉन 0.87 FY। ठीक है, और XU मैक्स की वैल्यू भी अब देखो हमने निकाली है पीछे क्वेश्चंस पे। तो XU मैक्स कितना होता है FE 250 के लिए, कितना होता है, एनीवन? नो, 0 पॉइंट, थोड़ा सा गलत बोल रहे, हाँ 53, गुड। 250 के लिए, और आपका 0.48 D आता है FE 415 के लिए, और 0.46 D आता है आपका FE 500 के लिए। तो यहाँ से XU मैक्स की वैल्यू इसमें डाल दी, FCK FY की है, तो एरिया ऑफ स्टील आ गया आपके पास। ठीक है, पर आपको ये पता करना लगाना पड़ा इससे पहले कि कहीं वो बीम जो है कहीं आपका ओवर इनफोर्स तो नहीं है। तो पहले बैलेंस सेक्शन भी आ रहा है, तो डेप्थ जो है वो ठीक भी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है उससे कमी तो नहीं आ रही है, डेप्थ मैंने प्रॉपरली दी भी है उसमें। ठीक है, तो डेप्थ रिक्वायर्ड अगर आपकी, ठीक है, ये इस तरह से आ जाती है इक्वेशन, तो आपका रीडिजाइन करना पड़ता है, डी कैलकुलेटेड डी अज्यूम से ज़्यादा आ जाता है अगर। ठीक है, ये डी कैलकुलेटेड जो है एक्चुअली ये डेप्थ रिक्वायर्ड है, ये डी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डी डेप्थ रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड डेप्थ से छोटा रिक्वायर्ड डेप्थ कम है इससे, तो ठीक है, आपकी बीम सर्वाइव कर जाएगी। अगर डेप्थ रिक्वायर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपने बीम जो अज्यूम की है वो कम डेप्थ की है, देन इट विल फेल, तो आपको वो दोबारा से रीडिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन लगाते हैं हम। तो ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया, उसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकालना है, इसी का ही एक सब पार्ट है। तो पहला तो आ गया आपका एरिया ऑफ स्टील, दूसरा आ गया आपका इसमें नंबर ऑफ बार्स।
ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स आपने निकाला, तो नंबर ऑफ बार्स किस तरह से निकालेंगे, अज्यूम करेंगे पहले डाया, ठीक है, तो 16 mm से ऊपर कर लो आप अज्यूम इसमें, तो एरिया ऑफ 1 बार निकाला, जिसका डाया 5 है, तो ये क्या हो गया, π/4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, तो क्या हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, तो AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स अगर आपके पास जैसे आए सपोज 3.6 आए, तो आप कितना लोगे फिर उसको, 4 बार्स लोगे ना, क्योंकि 3.6 बार तो होता नहीं है, ठीक है। अगर आपने फिर ये 4 ले लिया, तो उसके बाद AST प्रोवाइडेड निकालना पड़ेगा, AST प्रोवाइडेड इफ बार्स राउंडेड ऑफ number of bars rounded off, then AST provided calculated again। तो देखो फंडा क्या है ना कि आपने 3.6 आया आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, अगर आप इतना लेते हो तो उसके बाद 3.6 आया, तो आपने बोला 3.6 तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो 4 प्रोवाइड करते हैं, तो आपने एक्चुअली कितना एरिया स्टील प्रोवाइड किया, 4 के अकॉर्डिंग किया, तो 4 का निकालना पड़ेगा आपको AST प्रोवाइडेड, मतलब 4 इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर, वो होगा आपका एरिया ऑफ आपका स्टील प्रोवाइडेड। फिर आपको वो, अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, आपको ये चेक करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टील के बीच में ही आ रहा है ये वाला एरिया जो मैंने प्रोवाइडेड किया है। अगर आपका होल नंबर आ जाता है ना ये, तब तो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड यही रहेगा जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है। अगर आपने राउंड ऑफ कर दिए, 4 बार्स किए, तो आपने फिर कैसे निकाला, 4 इंटू π/4 d स्क्वायर, तो इतना प्रोवाइड किया ना एक्चुअल में, तो वो फिर आपने चेक करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट चेकिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट।